नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरएन टीवी नेशनल में। और आप रुख करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की ओर। संसद परिसर में एनडीए संसदीय दल की बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का औपचारिक रूप से स्वागत किया गया। बैठक में सांसदों ने न केवल अध्यक्ष का अभिनंदन किया, बल्कि आगमयी राजनीतिक और राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की गई। बैठक में एनडीए सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में हुए भारत अमेरिका व्यापार समझौते के लिए बधाई दी। सांसदों ने इस समझौते को दोनों देशों के बीच आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने वाला महत्वपूर्ण कदम बताया। बैठक में संसदीय दल के सदस्य आगामी सत्र की रणनीति, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय विकास योजनाओं के क्रियान्वयन और अन्य महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दों पर विचार विमर्श करते हुए नजर आए। बैठक का उद्देश्य दल के सभी सदस्यों को साझा दिशा और रणनीति से अवगत कराना था। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की है। बैठक में राज्य के विभिन्न प्रशासनिक, आर्थिक और विकास संबंधी मामलों पर विस्तृत चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी योजनाओं और नीतियों को समयबद्ध तरीके से लागू किया जाए और जनता तक प्रभावी तरीके से लाभ पहुंचाया जाए। बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, ऊर्जा और कृषि सहित विभिन्न क्षेत्रों के प्रस्तावों और विकास योजनाओं की समीक्षा की गई। इस अवसर पर कैबिनेट के अन्य सदस्य और वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने बैठक में स्पष्ट किया कि हरियाणा के विकास और जन कल्याण के लिए तेजी से निर्णय लेने और प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंडित जसराज जयंती के राज्य स्तरीय समारोह में भाग लेकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पंडित जसराज के संगीत और भारतीय संस्कृति में उनके अतुल्य योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि पंडित जसराज ने संगीत के माध्यम से न केवल कला को संवारा, बल्कि लोगों के जीवन में भावनाओं और संस्कृति की गहरी समझ भी दी है। समारोह में राज्य के विभिन्न हिस्सों से आए कलाकारों और संगीत प्रेमियों ने अपनी प्रस्तुतियों से कार्यक्रम को भव्य और यादगार बनाया। मुख्यमंत्री ने आयोजकों और कलाकारों को इस सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में सरदार पटेल जोन की स्थापना को लेकर बैठक की है। बैठक का उद्देश्य राज्य में एम्पावरमेंट जोन की रूपरेखा, इसके क्रियान्वयन और लाभार्थियों तक सुविधाओं के पहुंचाने के तरीके पर विस्तार से चर्चा करना था। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि एम्पावरमेंट जोन के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता, समयबद्धता और लाभार्थियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया। बैठक में संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे और उन्होंने एम्पावरमेंट जोन की विभिन्न गतिविधियां, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और स्थानीय विकास योजना के प्रस्ताव पेश किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल प्रदेश के विकास और समाज के कमजोर वर्गों को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में सरदार पटेल एम्पावरमेंट जोन की स्थापना को लेकर बैठक की है। बैठक का उद्देश्य राज्य में एम्पावरमेंट जोन की रूपरेखा, इसके क्रियान्वयन और लाभार्थियों तक सुविधाओं के पहुंचाने के तरीकों पर विस्तार से चर्चा करना था। सीएम योगी ने अधिकारी को निर्देश दिए कि एम्पावरमेंट जोन के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता, समयबद्धता और लाभार्थियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया। बैठक में संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे और उन्होंने एम्पावरमेंट जोन की विभिन्न गतिविधियों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और स्थानीय विकास योजनाओं के प्रस्ताव पेश किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल प्रदेश के विकास और समाज के कमजोर वर्गों को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
और अब आपको सीधा ले चलते हैं लखनऊ, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने कॉन्क्लेव में हिस्सा लिया है। कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया गया और इसके साथ ही यहां अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित हैं। श्री नमित जोशी जी, चेयरमैन फार्मेक्सेल, श्री सुदर्शन जैन, जनरल सेक्रेटरी आईपीए, डॉक्टर विरांची शाह, स्पोक्सपर्सन आईडीएमए। लगातार तालियों के साथ श्री एपी रामेश्वर राव, प्रेसिडेंट बीडीएमएआई, श्री अनिल मताई, डीजी ओपीपीआई, श्री बीआर सिकरी, चेयरमैन फोप, श्रीमती ममता शर्मा, डायरेक्टर सीआईआई। अब वक्त हो गया है कि हम सब की ओर से अभिनंदन करें, स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय इस विशेष कार्यक्रम को दिया। मैं अनुरोध करती हूं श्री दीपक कुमार जी से, आईआईडीसी गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, टू प्लीज जॉइन अस। लगातार तालियों के साथ वो सम्मान के भाव हम प्रकट करेंगे। औपचारिक रूप से अभिनंदन, स्वागत करते हुए उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय, बहुत बहुत स्वागत। मैं विनम्र अनुरोध करती हूं इसी कड़ी में डॉक्टर रोशन जेकब जी से, सचिव खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, कि वे स्वागत करें, अभिनंदन करें उत्तर प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय जी का, श्री ब्रजेश पाठक जी। अब हमारे बीच पधारे हुए उद्योग प्रमुख का अभिनंदन स्वागत करने के लिए सबसे पहले मैं अनुरोध करती हूं श्री आलोक कुमार जी, प्रमुख सचिव नियोजन, कि वे पधारें और अभिनंदन करें, स्वागत करें श्री अयोध्या रामी रेड्डी जी का, चेयरमैन रामकी ग्रुप। उन लगातार तालियों के साथ वेरी वार्म वेलकम सर। मैं अनुरोध करती हूं श्री रंजन कुमार जी से, प्रमुख सचिव आयुष, कि वे अभिनंदन करें, स्वागत करें श्री जिनल मेहता जी का, वाइस चेयरमैन टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय बजट 2026 से 27 पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह संतुलित बजट है। उन्होंने प्रधानमंत्री और केंद्रीय वित्त मंत्री का आभार व्यक्त किया। सीएम योगी ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में प्रदेश और देश ने जो विकास यात्रा तय की है, उसके परिणाम स्वरूप 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठकर भारत की प्रगति में योगदान दे रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यह बजट केवल आर्थिक दिशा का संकेत नहीं देता, बल्कि हर भारतीय को अपने कर्तव्य और जिम्मेदारियों का एहसास कराने का आग्रह भी करता है। इस विजनरी बजट के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और केंद्रीय वित्त मंत्री जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि पिछले 11 साढ़े 11 वर्ष के अंदर हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो यात्रा तय की है, उसकी बदौलत जो नीतियां तय हुई, योजनाएं केवल कागजों तक सीमित नहीं होंगी, बल्कि जमीनी धरातल पर उसका इंपैक्ट होगा। आज उसी का परिणाम है कि 11 वर्ष में 25 करोड़ से अधिक की आबादी गरीबी रेखा से उबर करके आत्म गौरव के साथ भारत की प्रगति में अपना योगदान दे रहे हैं। परिणाम है कि अब भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में तेजी के साथ अग्रसर हुई है। यह हर भारतीय के लिए गौरव की बात है। जब नीति स्पष्ट होती है, नियत साफ होती है, तो उसके परिणाम इसी रूप में सामने आते हैं कि तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत आज दुनिया में तेजी के साथ आगे बढ़ा है। पिछले 11 वर्ष में
हम सब ने इस बारे में देखा है कि प्रधानमंत्री के प्रति सदैव यह आग्रह रहा है कि हमें नेशन फर्स्ट के भाव के साथ काम करना चाहिए और उसमें केवल अपने अधिकार की ही हम बात न करें बल्कि अपने कर्तव्यों की भी हम बात करें। याद करें जब 2015 में प्रधानमंत्री जी ने 26 नवंबर की तिथि को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया था तो उन्होंने देश भर में इस बात की चर्चा के लिए आह्वान किया था कि हम अधिकारों की बात तो करते हैं लेकिन अपने मूल कर्तव्यों की चर्चा नहीं करते। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय बजट 2026 पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह बजट भारत की आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला है। उन्होंने आकांक्षाओं की पूर्ति वाला और जन कल्याण, लोक कल्याण का बजट बताया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि इस बजट में पर्यावरण के अनुकूल विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है और पर्वतीय राज्यों के लिए सतह को शामिल किया गया। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह बजट समाज के हर वर्ग के लिए लाभकारी होगा और सामाजिक विकास को नई गति देगा। सीएम ने कहा कि बजट में समावेशी विकास के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के सशक्त उपयोग पर भी जोर दिया गया, जो विशेष रूप से पर्वत है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो कल वित्त मंत्री जी के द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया है, वो बजट प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व 2026-27 का ये बजट निर्भरता, आत्मविश्वास और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला बजट है। और मैं कहूं कि ये आकांक्षाओं के, भारतवर्ष के सभी नागरिकों की आकांक्षाओं की पूर्ति का बजट है। सबके उत्थान का, उनके उन्नयन का, आगे बढ़ाने का और हर वर्ग को किसी न किसी रूप में आगे लाने का और विकसित भारत बनाने का संकल्प पूरा करने का बजट है। और इसको 3 मजबूत स्तंभों में स्थापित करता है। आर्थिक रूप से मजबूत बने, भारत दुनिया की जहां अभी बन चुका है, आने वाले समय में भारत दुनिया की 3 प्रमुख आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित हो, सामाजिक रूप से संतुलन स्थापित हो, हर वर्ग के विकास प्रावधान हो और साथ में जो आज विश्व ग्लोबल वार्मिंग जैसी अनेक समस्याओं से जूझ रहा है। हम सब जानते हैं कि लगातार जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसके कारण से मौसम में भी कई प्रकार का परिवर्तन सबको मिलता है, जिस समय वर्षा काल के समय में कई बार वर्षा नहीं होती है और होती है तो अत्यधिक हो जाती है। जैसे इस वर्ष हमने देखा कि हमारे यहाँ जो बर्फ पड़ने का समय था कुछ रुकने के बाद हुआ है। ऐसे ही कई सर्दियों के समय में कम सर्दी होना, गर्मी में कम गर्मी होना, जैसे अगर की हम बात करें तो 2025 में हम सब लोगों ने बहुत कम यहाँ पर राज्य के अंदर देखा होगा तो बहुत गर्मी का एक तरह से नहीं हुआ। इस प्रकार से जो पर्यावरण स्थिति वह भी रहे, विकास के साथ साथ इकोलॉजी बनी रहे, इकोलॉजी के साथ इकोनॉमी भी बढ़े, इसका प्रावधान इस बजट जो ये स्पष्ट करता है कि यह बजट भारत के विजन का बजट है। कृषि का क्षेत्र हो, ग्रामीण विकास का क्षेत्र हो या कौशल निर्माण, जिसमें राज्य के, देश के ऐसे नौजवानों को, युवाओं को स्किल करने का प्रावधान है जिनके अंदर आगे बढ़ने का हौसला है, आगे बढ़ने के लिए उनके पास संसाधन नहीं है, तो उनको स्किल बनाकर हर क्षेत्र में देश के लिए, देश के काम में लाया जाए और विकास का लाभ केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित न रहे, कुछ क्षेत्रों तक सीमित न रहे, विकास हर क्षेत्र में पहुंचे, गांव से लेकर सीमांत क्षेत्रों तक हमारे
जो सीमांत क्षेत्र हैं वो भी विकास की मुख्य धारा से जुड़े और विकास समान रूप से पहुंचे। यह समावेशी विकास भारत के सामाजिक भविष्य की कुंजी है, जिसके फलस्वरूप ये बजट लोकल से ग्लोबल बनने का भी बजट है। और इस बजट में जहां युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और उद्यमिताओं पर केंद्रित योजनाएं देश को जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बनने की दिशा में ले जाने वाला बजट है, जिससे जनसंख्या जो भारत की कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत बनेगी। अतः यह बजट लोक कल्याण का बजट है। इसमें यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जन कल्याण का बजट है और जन जन को लाभ देने वाला बजट है, जन जन की सहायता करने वाला बजट है और पर्यावरण के अनुकूल विकास हो, पर्वतीय राज्यों के लिए सतत विकास की परियोजनाएं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री कार्यालय में शहरी विकास की समीक्षा बैठक की है। बैठक में राज्य के विभिन्न शहरों में शहरी विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई और नगर निगम शहरी नियोजन और बुनियादी ढांचे के सुधार के लिए दिशा निर्देश तय किए गए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शहरी क्षेत्रों में योजनाओं को समयबद्ध तरीके से लागू किया जाए और जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए। बैठक में सड़कें, जल आपूर्ति, पार्कों और सार्वजनिक सेवाओं के विकास पर विशेष ध्यान देने की जरूरत पर जोर दिया गया। इस अवसर पर शहरी विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और संबंधित अधिकारी भी उपस्थित रहे। बैठक में आ गई योजनाओं के क्रियान्वयन और उनके प्रभाव का विस्तृत आकलन किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरी विकास केवल निर्माण कार्य नहीं बल्कि लोगों की जीवन गुणवत्ता सुधारने का माध्यम भी है। कथावाचक जया किशोरी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुख्यमंत्री कार्यालय में शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री से अपने विचार साझा किए और युवा वर्ग को देशभक्ति, अध्यात्म और संस्कृति से जोड़ने के उपायों पर चर्चा की। जया किशोरी ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मेरी भेंट हुई है। जितनी प्रशंसा मैंने उनकी सुनी थी उससे भी ज्यादा अच्छा अनुभव मिला है। उनसे मिलकर हमने यह भी समझा कि कैसे हम आज के युवाओं को देशभक्ति, अध्यात्म और संस्कृति से जोड़ सकते हैं। कथावाचक ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री के पद चिन्हों पर चलकर समाज और देश को बेहतर बनाने का प्रयास करना उनकी प्राथमिकता होगी। भेंट के दौरान मुख्यमंत्री ने जया किशोरी के प्रयासों की सराहना की और युवाओं में नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ावा देने पर जोर दिया। श्री भजनलाल शर्मा जी से मेरी भेंट हुई और अभी तक आपने सिर्फ प्रशंसा बाहर से सुन रखी थी, पर जितनी प्रशंसा सुन रखी थी मुझे उससे भी ज्यादा अच्छा अनुभव हुआ उनसे मिलकर। क्योंकि आप जब किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो राजनीति में सोच के जाते हैं कि वो राजनीति से जुड़े होंगे केवल, लेकिन आप जब उनसे मिलते हैं और आपको पता चलता है राजनीति के साथ साथ भक्ति, भक्ति के साथ साथ वैल्यूज के साथ साथ कल्चर, सब कुछ उनका एक साथ मिश्रित मेल मिला है उनमें। और बहुत हमने ये भी समझा कैसे हम आज के युवाओं को देशभक्ति से जोड़ सकते हैं, संस्कृति से जोड़ सकते हैं। और मैं 2 दिन से जयपुर हूँ और जयपुर को देख रही हूँ, और ऐसे तो मैं बहुत समय से आ रही हूँ, पर आपको एक अलग अनुभव होता है जब आप आज के समय में यहाँ आ रहे हैं, जब आप साफ सफाई हो, लोगों को देख रहे हैं, रूल्स रेगुलेशंस देख रहे हैं, कल्चर को जुड़ा हुआ देख रहे हैं, तो आपको खुशी होती है कि समय बदल रहा है, देश बदल रहा है। मुझे बड़ी खुशी हुई उनसे मिलकर, उनसे बातें कर, और यही उम्मीद है कि वो तो हमें आगे लेकर जा ही रहे हैं, पर उनके पक्ष। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि भारत की पहली बुलेट ट्रेन बिहार में संचालित होगी। यह हाई स्पीड ट्रेन वाराणसी से पटना होते हुए सिलीगुड़ी तक चलेगी। रेल मंत्री ने कहा कि यह बुलेट ट्रेन बेहतर साबित होगी। इसके संचालन से यात्रा का समय कम होगा, यातायात सुविधाओं में सुधार और पर्यटन क्षेत्रों को नया उत्साह मिलेगा। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस परियोजना से बिहार के विकास और रोजगार सृजन में मदद भी मिलेगी। रेल मंत्रालय ने ट्रेन संचालन के लिए सुरक्षा, तकनीकी और सुविधाओं की सभी तैयारी को पूर्ण करने का भरोसा दिया है। रेल मंत्री ने कहा कि यात्रियों के लिए यह यात्रा सुरक्षित, तेज और आरामदायक होगी और यह बिहार को देश की आधुनिक रेल सेवाओं से जोड़ने में महत्वपूर्ण कदम साबित है। बिहार में पहली बुलेट ट्रेन चलेगी जो कि वाराणसी से पटना होते हुए सिलीगुड़ी जाएगी। बिहार में पहली बुलेट ट्रेन वाराणसी से पटना होते हुए सिलीगुड़ी जाएगी। ये बिहार के लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा। बिहार की इकोनॉमिक एक्टिविटी में इससे लाभ होगा। और आप
देखें तो समय की कितनी बचत होगी। वाराणसी से सिलीगुड़ी मात्र 2 घंटे 55 मिनट में पहुंचा जा सकेगा। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने रेवेन्यू कर्मचारियों और सर्कल अधिकारियों की हड़ताल को लेकर भूमि राजस्व विभाग में एक अहम बैठक की अध्यक्षता की है। बैठक में हड़ताल के कारण प्रभावित कार्यों की समीक्षा की गई और समस्या के समाधान को लेकर अधिकारियों से चर्चा हुई है। डिप्टी सीएम ने जनता से जुड़े राजस्व कार्यों को प्राथमिकता देने और जल्द व्यवस्था सामान्य करने के निर्देश दिए हैं। हमारा प्रयास है कि उनका जो सही डिमांड है हम उस पर गंभीरता पूर्वक, जो काम करता है ईमानदारी से मेहनत करता है, हम वैसे लोगों का सम्मान भी करते हैं और वैसे लोगों का मनोबल नहीं गिरे, ये हमारी जिम्मेदारी भी है। समाज में अच्छे लोग भी हैं, गलत लोग हैं, गलत लोगों की संख्या कम है। हमने सारे विषय पर चर्चा भी की है और हमने कहा है कि एक कमेटी बना देते हैं, तय करेगी कि इनके प्रमोशन का, इनके सेवा में अधिकार के सारे विषय पर नियमानुकूल वो देखेंगे और देखकर उसका समाधान करेंगे। 3 स्तरीय कमेटी रहेगी, हमारे सेक्रेटरी, अपर सचिव और एक उनके सेवा से, और सारे बिंदुओं पर ये समीक्षा करेंगे। उनका भी दर्द राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। कोहरे के कारण कई इलाकों में दृश्यता काफी कम हो गई है और लोगों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में सुबह से ही घना कोहरा देखने को मिला है। सड़कों पर दृश्यता घटने से वाहन चालकों को सावधानी बरतनी पड़ी। मुंबई में भी मौसम ने करवट ली है। शहर के कई इलाकों में घना कोहरा छा गया है। वहीं इसके साथ ही सामने आए वीडियो में कोहरे की चादर साफ नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के आगरा में घने कोहरे का असर ऐतिहासिक धरोहर ताजमहल पर दिखाई दिया। कोहरे के कारण ताजमहल पूरी तरह से ओझल नजर आया है। हरियाणा के अंबाला शहर में भी घना कोहरा छाया रहा, जिससे सुबह के समय यातायात प्रभावित हुआ है। वहीं पंजाब के जीरकपुर में भी घने कोहरे ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। सड़कों पर दृश्यता कम होने के चलते वाहन चालकों को धीमी गति से वाहन चलाने पड़े हैं। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां देश के कई हिस्सों में घने कोहरे की स्थिति बनी हुई है। जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। कोहरे से यातायात प्रभावित हो रहा है। सड़कों पर दृश्यता बेहद ही कम हो गई है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही और ऐसे देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए RNTV नेशनल।